बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 ख़बरें हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली खबर तो हमारी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के हवाले से है कि उनका घेरा तंग होने का क्या मामला है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ का जो पलड़ा है, क्योंकि वो अब नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनका पलड़ा कैसे भारी हो गया है। दूसरी खबर नाज़रीन, बंदयाल बेंच ने एक और फ़ैसला दिया है। क्या एक और मुतनाज़ा फ़ैसला बंदयाल बेंच की जानिब से दिया गया है? ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और इस फ़ैसले में किसको प्रोटेक्ट किया गया है, मुबैना तौर पे किसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है। तीसरी हमारी जो खबर है नाज़रीन, जो कल से कुछ चीज़ें चल रही हैं कि कमरे अदालत में तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि जो 102 ज़िम्मेदारान जिन्हें आम अदालतों से कस्टडी लेके फ़ौजी अदालतों को कस्टडी फ़राहम की गई, उनके ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ। अभी तक उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का आगाज़ नहीं हुआ। लेकिन कल डीजी ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो उन्होंने कह दिया कि कोर्ट मार्शल का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो गया है। तो ये तज़ाद दोनों के मौक़िफ़ में जो डीजी ISPR हैं मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, उनके दोनों के बयानात में तज़ाद क्यों है? तज़ाद है भी सही या मामला कुछ और है? तो सबसे पहले इसी खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, मेरी दानिश में और मैंने जो अपने सोर्सेज से जो चीज़ें कलेक्ट की हैं उसके मुताबिक तो आज जैसे अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद कमरा अदालत में एतराफ़ किया और ख़ुद इमरान खान साहब के वकील ने इस बात की को पॉइंट आउट किया कि AG साहब तो कह रहे थे कि जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग है वो किसी के ख़िलाफ़ उसका आगाज़ नहीं हुआ। तो AG साहब ने दोबारा अपनी बात को दोहराया कि जो अदालत के साथ मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, जो अदालत को बता चुका हूँ, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। और तस्दीक के लिए अटॉर्नी जनरल साहब ने इस बात की ऑफ़र भी की कि कमरा अदालत में जो अस्करी हुकाम हैं, जो वज़ारत दिफ़ा के जो ऑफिशल्स हैं, वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। मेरी बात पे अगर एतबार नहीं तो उनसे पूछ लें, वो तस्दीक कर सकते हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि आपकी बात पे हमें मुकम्मल तौर पे एतराफ़ है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और साथ में अदालत ने यह भी कहा कि हम इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं कि आइंदा 24 घंटों में जो लोग मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले किए गए हैं, ईद से पहले अगले 24 घंटों में उनके जो रिलेटिव हैं उनके साथ मुलाकात करवाई जाएगी। और ये हामी भरी है AG साहब ने कि ये काम होगा, अगले 24 घंटों में उनकी मुलाकात उनके अजीज़ों के साथ, अहले खाना के साथ, अजीज़ वकारब के साथ करवा दी जाएगी। लेकिन दूसरी जो बात है कि अगर AG साहब आज अदालत को यकीन दहानी करा रहे थे तो फिर जो DG ISPR साहब का मौक़िफ़ है मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब का, वो कहाँ पे स्टैंड करेगा? तो उनका मौक़िफ़ भी यही है जो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। अब उनका मौक़िफ़ कैसे है नाज़रीन, आप वो क्लिप निकाल के देखें। उसमें यह कहा गया चूँकि कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग की जो है वो शुरू हो चुकी हैं। ये नाज़रीन पूरा एक जो है उन्होंने एक इस सेंस में बात की और मैं आपको आगे चल के प्रूफ भी करूँगा। उसमें वो ये कह रहे थे, क्योंकि हमने सोर्सेज से भी जाना है कि अगर ये सब कुछ है तो फिर इख्तलाफ क्यों है। तो जो वहाँ से वजाहत आई है तो ये नाज़रीन उसमें बताया गया है कि मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने अपने कहा कि जब कार्रवाई का आगाज़ होगा तो जो लोग हैं मुतलका ज़िम्मेदारान, उन्हें सिविल अपना यानी जो प्राइवेट काउंसिल है, जो वकील है, वो करने की भी मुकम्मल तौर पे जो है वो अख्तियार होगा। तो अभी तक तो किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ। अगर आगाज़ होता तो वो बाहर से अपने मनपसंद वकला के, जो कि कानून इजाज़त देता है, अस्करी अदालतें इजाज़त देती हैं, अस्करी हुकाम इजाज़त देते हैं, आर्मी एक्ट इजाज़त देता है, तो अपने मर्ज़ी के वकील की खिदमत हासिल कर चुके होते हैं और वहाँ पर ट्रायल कोर्ट में कोर्ट मार्शल का आगाज़ हो चुका होता। और नाज़रीन, यहाँ पे कुछ ज़राए ने यह भी बताया है, मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर की गई हमारे पूछने के ऊपर, हमारे कुरीदने के ऊपर, जिसमें यह कहा गया कि जब मिलिट्री साइड के ऊपर जब इस किस्म के जुराइम में, इस किस्म के ऑफेंस में लोगों को की कस्टडी हासिल की जाती है आम अदालतों से कोर्ट मार्शल के लिए, तो फिर वहाँ पे एक तफ्तीश होती है, वहाँ पे तहकीकात की जाती हैं और तहकीकात करने के बाद वो तमाम जो चीज़ें कलेक्ट होती हैं, जिसे सबूत कह लें, एविडेंस कह लें, जो मर्ज़ी नाम कह दें, मटेरियल कह लें, वो उस मुतलका शख्स के, कंसर्न शख्स के सामने पेश किया जाता है। उससे पूछा जाता है, हाँ भाई आप इसका एतराफ़ करते हैं, आप गिल्टी एडमिट करते हैं या नहीं करते? तो अगर वो गिल्टी एडमिट कर ले तो फिर उसका केस जो है वो कोर्ट मार्शल करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर वो गिल्टी ना माने, कहें जी मैं एतराफ़ नहीं करता, तो फिर उसको ऑफ़र की जाती है, उसको मौका दिया जाता है कि भाई आप अपने जो मनपसंद वकील है उसकी खिदमत हासिल कर लें। और जब वो मनपसंद वकील की खिदमत हासिल करता है तब उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का जो है वो बाकायदा तौर पे आगाज़ होता है। तो ये
जो मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब कह रहे थे उसमें ज़राए ने कन्फर्म किया है कि वो इस सेंस में कह रहे थे कि कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका है, क्योंकि इब्तदाई तौर पे तो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का इस तरीके से आगाज़ हो गया कि जिन 102 लोगों की कस्टडी हासिल की गई उनके खिलाफ जो है वो इदारा जाती सतह के ऊपर जो है वो इंक्वायरी हो रही है, तफ्तीश हो रही है। तो एक तरीके से ये इब्तदाई कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ है। जब यहाँ पे शवाहिद इकट्ठे होंगे, लोगों को वो शवाहिद दिखाए जाएंगे, वो उस पर अगर कॉन्टेस्ट करेंगे तो फिर कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग की तरफ यानी कोर्ट के अंदर, मिलिट्री कोर्ट के अंदर मामला जो है वो रेफर कर दिया जाएगा। अब दूसरा जो इसमें नाज़रीन चीज़ पूछी जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो मजमा गया था, पीटीआई के लोग वहाँ पे गए थे और इनका मतलब एक प्लान ये था, मतलब वहाँ पे फ़ौज ने यह फैसला किया कि रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना है, तहम्मुल का मुजाहरा करना है, उनके साथ तसादम नहीं करना। जो चार्ज प्रोटेस्टर वहाँ पे जा रहे थे, तो फिर जब वहाँ पे तहम्मुल का मुजाहरा किया गया तो फिर जो लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 लोगों को बरतरफ किया गया, उन्हें क्यों बरतरफ किया गया? जब पॉलिसी थी कि हमने रिस्ट्रेन करना है, तहम्मुल का मुजाहरा करना है, तसादम नहीं चाहना, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहनी, तो फिर उनको क्यों फारिग किया गया? इस बारे में नाज़रीन पे ज़राए ने बताया है कि देखें, कंस्ट्रेन हमारी जो है वो रिस्ट्रेन हमारी पॉलिसी थी और उसमें ये कहा गया कि अगर हम वहाँ पे तहम्मुल का मुजाहरा ना करते तो जो मकसद था इन मनसूबा साजों का, ये जो प्लानिंग की गई, साजिश की गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, उनका मकसद पूरा हो जाता। मकसद ऐसे पूरा होता कि जब तसादम होता तो फिर नुकसान होना था, सिविलियन का ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा नुकसान होना था, तो उन्हें तो वही चीज़ चाहिए थी, वो तो तसादम के लिए आ रहे थे, तो हमने तसादम नहीं किया। और फिर ये कहा गया कि ये जिन लोगों का हमने बरतरफ किया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्योंकि वहाँ पे 2 जगहों के ऊपर GHQ और लाहौर कोर कमांडर जिन्ना हाउस में जो है वो रेड लाइन क्रॉस की गई। ये ज़रूर कहा गया कि आपने तहम्मुल का मुजाहरा करना है, लेकिन ये कोई डायरेक्शन नहीं थी, ये पॉलिसी नहीं थी कि आपने अगर वो रेड लाइन क्रॉस करते हैं, यानी अगर मिलिट्री की इमलाक के अंदर दाखिल हो जाते हैं, गेट तोड़ के अंदर चले जाते हैं, अंदर जाके तोड़फोड़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स देना था। लेकिन वहाँ पर जो रिस्पॉन्स का जो एक टाइम था, रिस्पांस जो था वो भी बड़ा स्लो था, वो क्विक वहाँ पे रिस्पांस नहीं दिया गया। वहाँ पे तो क्विक फैसला लेना था, फैसला साजी करनी थी, डिसीजन मेकिंग करनी थी, वो चूँकि नहीं हुई, वहाँ पे जो है वो कार्रवाई करके फिर फ़ौज के अंदर इजारा जाती पहले तादीबी कार्रवाई की गई और फिर जो है जो ज़िम्मेदारान करार पाए गए उन्हें बरतरफ कर दिया गया और बाकी 15 और आला अस्करी अफसरान के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई। अब आ जाते हैं हमारी जो पहली खबर है, जो बंदयाल साहब का मैंने जिक्र किया। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोट का हमने सुबह जिक्र किया था कि उन्होंने ना सिर्फ खुद को बेंच से अलग कर लिया, बल्कि एक मिसाल कायम कर दी कि अगर किसी बात पे, किसी मुकदमे में इस बात का शायबा हो कि अगर आप उस केस में बैठते हैं तो अदालत की जो गैर जानिबदारी है, अदालत का जो वक़ार है, इज़्ज़त तकरीम है, उस पर फ़र्क आ सकता है, क्योंकि अवाम नहीं जानते कि बुनियादी हकूक़ का मामला क्या होता है, अवामी दिलचस्पी का मामला क्या होता है और ज़ाती मफाद का मामला क्या होता है। तो उन्होंने तो करार दे दिया कि मैं तो बेंच से उठ के जा रहा हूँ और एतराज़ जो उठाया गया हुकूमत की तरफ से उसे मंसूर अली शाह साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी इस बात पे तशवीश थी कि इस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील होना चाहिए, लेकिन मेरी ये तशवीश होने के बावजूद, फुल कोर्ट तश्कील देने ना देने के बावजूद मैं बेंच में बैठा और मुकदमा सुना, मुझ पर एतराज़ आया, मैं बेंच से अलग हो गया। अब नाज़रीन, जैसे याह्या अफरीदी साहब का भी नोट आ गया है, जैसे याह्या अफरीदी साहब इसी 6 रुकनी बेंच के मेंबर हैं। याह्या अफरीदी साहब ने ये बात की है, अब इस बात के बाद, यानी ये जो नोट है याह्या अफरीदी साहब के बाद, उसके बाद अफरीदी साहब के नोट के बाद चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के गिरद भी जो है वो घेरा प्रमा फेशी मुबैना तौर पे बज़ाहिर जो लग रहा है वो तंग हो गया है। कैसे तंग हुआ है उस पर आगे चल के बात करते हैं, लेकिन इस नोट की डिटेल आपके साथ शेयर कर लें, मदरजात आपको बता दें। इसमें नाज़रीन कहा गया, क्योंकि इसमें जस्टिस काजी फायसा का जिक्र भी आया है, याह्या अफरीदी साहब कहते हैं कि क्रेडिबल अदालती निज़ाम का जो पूरा ढांचा है वो अवाम के एतमाद के ऊपर बेस करता है। हुकूमत की आइनी मुद्दत यानी वफाकी हुकूमत की बात हो रही है कि ख़त्म हो रही है और अवाम नए इंतखाबात के लिए इकट्ठी हो रही है। मौजूदा 4 सियासी माहौल में बेंच की जो कंपोजिशन है इस वक्त, उस पर असरअंदाज हो सकता है जो सियासी माहौल है इस वक्त। याह्या अफरीदी साहब कहते हैं कि बेंच के अंदर से भी इस बेंच की कंपोजिशन के ऊपर जो है वो तहरीरी एतराज़ात आए हैं और फिर आगे चल के उन्होंने जिक्र किया कि जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं काजी फायसा साहब, उन्होंने तहरीरी तौर पर बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया है, इसलिए मामला फौरी तवज्जो का तालिब है, फौरी इस मामले के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अब हम बातें याह्या अफरीदी साहब के नोट की, वो ये लिखते हैं कि बेंच की मौजूदा कंपोजिशन को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दोबारा इस पर गौर करना चाहिए। बेंच की कानूनी हैसियत पर कोई राय देना इस वक्त मुनासिब नहीं समझता। लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि अदालत के चूँकि अंदर से अदालत के अंदर हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे प्रपोजल पेश कर रहे हैं या अफरीदी साहब कि अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हारमनी यानी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए वक्त का तकाजा है, यानी नाजुक वक्त है, मुनासिब वक्त है, वक्त इस बात की डिमांड कर रहा है
कि इस सिलसिले में मुनासिब इक़दाम उठाए जाएँ। अब वो मुनासिब इक़दाम क्या है नाज़रीन? ये मुनासिब इक़दाम ही चीफ जस्टिस साहब बंदयाल साहब के गिरद घेरा तंग करने के मुतरादिफ हैं मुबैना तौर पर। वो ये कहते हैं कि पहले कदम पर यह होना चाहिए कि ये जो मुकदमे की समाअत करने वाला बेंच है इसको कंसीडर करके इसे फुल कोर्ट में तब्दील किया जाए। अब नाज़रीन, जो फुल कोर्ट तब्दील करने का मामला, इस पर मैं अभी और डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन 2-3 चीज़ें रह गई हैं वो शेयर करके कहता हूँ कि अगर चीफ साहब फुल कोर्ट की तरफ गए तो उनके लिए क्या मुश्किलात पैदा होंगी। नोट में नाज़रीन याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि ये इकदाम उठाए बगैर, यानी फुल कोर्ट बनाए बगैर, इंतहा एहतराम के साथ कहता हूँ कि इस मुकदमे में जो भी फैसला दिया गया उस फैसले का एहतराम नहीं होगा, उस फैसले को नहीं माना जाएगा। इसलिए लिहाजा बेहतर है, ये मैं तकाजा करता हूँ, इस्तदा करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो फुल कोर्ट बेंच को दोबारा से तश्कील देने के ऊपर गौर करें और इस केस के अंदर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। अब नाज़िम बंदयाल साहब इस केस में अगर फुल कोर्ट तश्कील देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि काजी फैसल साहब के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता वो किसी बेंच में नहीं बैठेंगे, और फुल कोर्ट तब बनेगा जब 16 या 15 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उस फुल कोर्ट में शामिल होंगे, तभी फुल कोर्ट बनेगा। तो काजी फैसल साहब को वापस लाने के लिए वो जो हुक्म इम्तना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला, उसको वापस लेना होगा। और जैसे नाज़रीन बंदयाल साहब वो हुक्म इम्तना वापस लेंगे तो अख्तियारात जो हैं वो शेयर हो जाएंगे। जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के हवाले से, बेंचेस की तश्कील के हवाले से, वो शेयर होंगे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस में। उसमें साझेदारी आ जाएगी, उसमें हिस्सेदारी आ जाएगी। बंदयाल साहब अकेले फिर कोई भी आर्टिकल 184(3) के मुकदमे का बेंच नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फिर बेंच जो है वो कसरत राय के साथ जो कमेटी बनेगी उस कानून के मुताबिक, जिसमें बंदयाल साहब होंगे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जिसमें काजी फैसल साहब होंगे जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब होंगे जो कि तीसरे सुप्रीम कोर्ट के सीनियरिटी के एतबार से जज हैं। तो ये 3 रुकनी कमेटी फिर उस कानून के मुताबिक, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक जो है वो बेंच का फैसला करेगी कि बेंच कितने रुकनी होगा, उसमें कौन कौन से जजेस शामिल होंगे और इस बेंच को हेड कौन करेगा। तो ये मेरे ख्याल से चीफ साहब के लिए जो है वो ये इकदाम उठाना कि फुल कोर्ट बनाएं और फुल कोर्ट बनाने के लिए हुक्म इम्तना उस कानून के ऊपर वापस लें, तो ये बंदयाल साहब के लिए मुश्किल होगा। लेकिन सवाल ये कि अगर वो फुल कोर्ट नहीं बनाते, जो याहिया अफरीदी साहब ने नोट लिखा है, तो क्या ईद के बाद जो जुलाई के दूसरे तीसरे हफ्ते के इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है, क्या ये बेंच जो है वो सस्टेन रह पाएगा, क्या यह बेंच बरकरार रहेगा, या फिर एक मरतबा फिर इस बेंच के टूटने का इम्कान पैदा हो जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरी खबर के ऊपर कि क्या फ़ैसला दिया है जो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने बेंच तश्कील दिया था, उस बेंच ने क्या फ़ैसला दिया और वो फैसला क्यों उसे मुतनाज़ा कहा जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ट्वीट्स की गई हैं। इनाज़ फैसला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के हवाले से। हमने पिछले दिनों भी रिपोर्ट किया था कि इस केस के अंदर जो कि हिना जिलानी साहबा आई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये जो जजेस रिटायर्ड हो जाते हैं या फिर उनके खिलाफ अगर शिकायत आती है तो शिकायत का फैसला होने से पहले कुछ जजेस या तो मुस्तफ़ी हो जाते हैं, मुस्तफ़ी होने के बाद उन्हें पेंशन भी मिलती रहती है और वो दीगर मराहत भी हासिल करते रहते हैं। इसी तरीके से किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट आए, वो फौरी तौर पर टेकअप ना हो, वो जज अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर्ड हो जाए तो उसकी जो कंप्लेंट है उसके खिलाफ वो इन्फ्रक्शस हो जाती है और वो रिटायर्ड होने वाला जज जो है कंप्लेंट के बावजूद, उसमें सॉलिड इल्ज़ामात होने के बावजूद, मवाद होने के बावजूद वो अपना पेंशन और मराहत हासिल करता रहता है। तो इस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है वो फैसला महफूज किया था। इस फैसले में नाज़रीन एक तो ये कहा गया है कि ये जो कहा जा रहा है कि रिटायर होने के बाद भी और मुस्तफ़ी होने के बाद भी उस जज के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो आज ये महफूज किया गया फैसला सुनाया गया है कि आर्टिकल 209 ये कहता है कि जज अगर रिटायर्ड हो जाए, अगर मुस्तफ़ी हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये प्रेयर जो है वो रद्द कर दी गई। लेकिन फिर आगे चल के ये कहा गया कि ये जो दरख्वास्त यहाँ पे की गई कि दरख्वास्त गुजार के कि उनकी जो पेंशन का मामला है, जो मराहत का मामला है, जो तनख्वाह का मामला है रिटायरमेंट के बाद, मुस्तफ़ी होने के बाद, उस पर भी आर्टिकल 209 की रोशनी में किसी किस्म के जो अहकामात हैं वो सादिर करना मुतरादिफ नहीं। और तीसरा जो नुक्ता था कि चलें ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है इसमें जो कंप्लेंट जजेस के खिलाफ आती हैं जिन पे करप्शन का इल्ज़ाम होता है, मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम होता है, आमदन से ज़्यादा सासजात का इल्ज़ाम होता है, उनके खिलाफ आप ऐसा करें कि ये डायरेक्शन पास कर दें कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है किसी भी जज के खिलाफ आने वाली कंप्लेंट के ऊपर फौरी तौर पर उसको टेकअप करके कार्रवाई का आगाज़ करे। तो इस फैसले में जो आज सुनाया गया ये भी कह दिया गया है कि ऐसी कोई डायरेक्शन जो है हम सादर नहीं कर सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं कह सकते कि अगर जज के खिलाफ कंप्लेंट आई है तो फौरी तौर पे उसका केस टेकअप कर लिया जाए। तो ये अहकामात भी जो है वो जारी करना जो है मुनासिब नहीं है। अब ना जी इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स आई हैं जिसमें जस्टिस मिज़ारी नकवी के ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, पता नहीं 5, 6, 7 कंप्लेंट्स हो चुकी हैं,
वो भी फौरी तौर पर टेकअप नहीं होंगी। तो ये नाज़रीन बड़ा अहम फैसला दिया गया और इस फैसले में नाज़रीन जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा था कि मेरा, जब जुडिशल काउंसिल में समाअत चल रही थी कि मेरा जो मुकदमा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ओपन हियरिंग की जाए, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बात नहीं मानी थी और फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने चैलेंज किया गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला जिसने ओपन हियरिंग की इजाज़त नहीं दी थी। तो जब बेंच में मामला आया तो बेंच ने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं दी थी, बल्कि काउंसिल को ये कहा था कि जो शौकत सिद्दीकी साहब ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी हियरिंग ओपन कोर्ट में की जाए, तो बेंच ने सिर्फ इतना कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को दोबारा से रीविजिट करे और दोबारा से फैसला करे कि आया कि ओपन हियरिंग की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो ये नाज़रीन 6 सफ़ात का फैसला जिसमें 11 पैराग्राफ लिखे गए हैं और जैसे मुनीब अख्तर साहब इस फैसले के जो हैं वो ऑथर जज हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।